This is Avinash and I welcome you all to my YouTube channel Inara, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया है ना, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है और उस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको कहाँ पर काम आएंगे, तो जो सीबीएसई है वो अभी एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो पूछने वाली है। तो इसी सीरीज में ना पहले भी मैंने क्या किया था, ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भी अपने चैनल में अपलोड किए थे। आज उसी लेक्चर का ये सेकंड पार्ट है या कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन वाले स्लाइड्स पर वापस आते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने पहले बता दिया है। हाँ, अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, गंदा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सफाई अभियान, मोदी जी सफाई अभियान। चलो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैनॉट बी मेजर्ड, ऑल्टरनेटिंग करंट कैनॉट बी मेजर्ड यूजिंग डीसी एमीटर। आप डीसी एमीटर को यूज कर, डीसी एमीटर कौन सा एमीटर है, जो एमीटर आप गैल्वेनोमीटर से बनाते थे ना, गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते, उसी को डीसी एमीटर बोलते हैं। तो डीसी एमीटर को यूज करके हम ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि एसी कैनॉट पास थ्रू एसी एमीटर। ये तो बेकार सी बात है ना, अगर एसी करंट एसी एमीटर से पास नहीं करेगा तो कहां से पास करेगा, डीसी में तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते। मतलब पहला जो ऑप्शन है वो बिना सिर बिना पैर का है, इसका कोई मतलब नहीं है। पता नहीं पहला ऑप्शन क्यों ऐसा लिखा गया है। सेकंड ऑप्शन से आते हैं, पहला ऑप्शन तो गलत है भाई, एसी कैनॉट पास थ्रू एसी एमीटर। पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। एसी चेंजेस, ये चार्जेस नहीं होगा, चेंजेस होगा। मैंने कहीं से चोरी किया है, अब चोरी किया हुआ हर चीज सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये मैंने लिखा हुआ कहीं से चोरी किया है, लेकिन ये भी एसी चेंजेस डायरेक्शन, ये हो सकता है, देखते हैं। एसी चेंज तो करता है डायरेक्शन, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि नहीं, वो और भी ऑप्शन से अपने को पता चल जाएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0, ये ज्यादा ऑथेंटिक आंसर लग रहा है। एवरेज वैल्यू जो होता है एक कंप्लीट साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट का, वो 0 होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, तुमने सुना होगा कि वो जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है, वो 50 बार ऐसे 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 कर रहा है, 50 बार ऑसिलेशन वो कर रहा है। तो अगर वो 50 बार ऑसिलेशन कर रहा है तो परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण, हमारी आंखों की कुछ लिमिटेशन, परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण हमें क्या दिखेगा, वो जो डायल है ना वो ऐसे सीधा होता हुआ दिखेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है वो कंप्लीट साइकिल में 0 है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए डीसी एमीटर यूज नहीं करते। लास्ट क्या है, एसी एमीटर विल गेट डैमेज्ड। एसी एमीटर्स जो होते हैं ना, वो हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करते हैं। तो अगर वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम कर रहे हैं तो वो डैमेज क्यों होंगे भाई साहब, कोई डैमेज नहीं होता है, डैमेजिंग नहीं होती है। तो 21st का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। Question number 22. Average power generated in an inductor connected to an AC source is। देखो, अगर आपको पता होगा तो ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। हम ऐसा बोलते हैं ना कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। लेकिन पूरे साइकिल में अगर आप देखोगे तो पूरे साइकिल में जितना पॉजिटिव एनर्जी होता है उतना नेगेटिव एनर्जी होता है, सब मिला के 0 हो जाता है। या आप ऐसा लिख सकते हो, हमने पढ़ा है सर, एवरेज पावर इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट का जो फॉर्मूला होता है एवरेज पावर, वो होता है IRMS VRMS इंटू कॉस पाई। इस कॉस पाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर डिफाइन कैसे करते हैं, तो पावर फैक्टर होता है रेजिस्टेंस और जेड इंपिडेंस का जो रेशियो होता है वो पावर फैक्टर होता है। अब अगर प्योर इंडक्टर सर्किट है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। कॉस पाई का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि जो एवरेज पावर इसने स्टोर करके रखा होगा उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाफ एल आई स्क्वायर नन ऑफ दीज, ये सब होगा नहीं। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अगर देखोगे, पावर फैक्टर वेरीज बिटवीन। अच्छा, पावर फैक्टर जो है मैंने अभी बताया था कि पावर फैक्टर, ये कॉस पाई जो है इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं।
तो पावर फैक्टर अगर R अपॉन Z है, अगर पावर फैक्टर R अपॉन Z है, तो अगर प्योर रेजिस्टर सर्किट होता, प्योर रेजिस्टर सर्किट होगा तो Z का वैल्यू भी R हो जाएगा, उस केस में पावर फैक्टर हो जाएगा 1। और मिनिमम कितना होता है, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव में पावर फैक्टर हो जाता है 0। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू इसका हो सकता है वो 1 हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू जो हो सकता है वो 0 हो सकता है। बाकी आप कोई भी सर्किट ले लो, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, कोई भी सर्किट ले लो, उसका जो पावर फैक्टर है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही क्या करता है, लाई करता है। तो द पावर फैक्टर वैरीज बिटवीन 0 to 1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज, रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस एडमिटेंस होता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, या बहुत बार ऐसा होगा कि आप क्या करोगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को देखोगे तो आपको करेक्ट आंसर दिख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो पहला है Vm e टू पावर ओमेगा t। देखो e टू पावर ओमेगा एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज कर रहा है, अगर मतलब वो कभी भी पीछे घूम के नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कराना है तो वो साइनोसॉइडली क्या करना चाहिए, वेरी करना चाहिए, या वो अपने डायरेक्शन को चेंज करे। साइनोसॉइडली अगर नहीं भी है तो इंपॉर्टेंट है कि वो बार बार क्या करे, अपने डायरेक्शन को चेंज करे। तो वीटी हम क्या बोलेंगे, वीएम साइन ओमेगा टी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे वीएम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर ये तो सर स्टैंडर्ड होता है, और ये इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ दिखता है, वीएम साइन ओमेगा टी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, मतलब हाँ सर ये ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर सकता है या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी अगर देखोगे वीएम कॉस ओमेगा टी, कॉस है या कॉट है, क्या है, कॉस है कॉट है, क्या है, का है, हाँ कॉट है। कॉट ओमेगा टी और टैन ओमेगा टी ये नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कॉट और टैन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वहां पे वो बार बार अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, इस तरह से कॉट और टैन से तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वीटी इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 अगर देखोगे तो आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब आरएमएस वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, मैं करंट का आरएमएस बता देता हूं। एक बार करंट का आरएमएस निकालना सीख जाएंगे तो वोल्टेज का भी वीआरएमएस मिल जाएगा। करंट का आरएमएस वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, मान लिया जाए कि हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स को एक रेजिस्टर से क्या किया है, कनेक्ट किया है। अब बिकॉज ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग सोर्स इस रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अगर रेजिस्टर से करंट फ्लो करेगा तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के कारण ये पूरे साइकिल में कुछ ना कुछ हीट एनर्जी डेसिपेट करेगा। अब जितना हीट एनर्जी पूरे कंप्लीट साइकिल में इस रेजिस्टर ने डेसिपेट किया था व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एसी सोर्स, अगर उतना ही हीट का डेसिपेशन सेम रेजिस्टर सेम टाइम पर एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करने से डेसिपेट करना स्टार्ट कर दे, तो ये जो डीसी सोर्स होगा, दिस डीसी सोर्स इज द आरएमएस वैल्यू फॉर दिस एसी सोर्स। इस तरह से हम क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे सर, तो आई, अगर आपको आरएमएस फाइंड आउट करना है तो आई आरएमएस मतलब ये डीसी हो गया, मतलब करंट यहाँ पर कांस्टेंट है, तो आई आरएमएस का स्क्वायर आर इंटू टी। मैंने क्या किया, पूरे कंप्लीट साइकिल में कितना हीट एनर्जी ये डेसिपेट करेगा, अगर इसमें करंट आई आरएमएस है तो मैंने आई आरएमएस स्क्वायर आर इंटू टी लिख दिया। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो 0 से t/2 में तो जो वोल्टेज, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट होगा, तो 0 से t/2 में वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन t/2 से t तक जो वोल्टेज है वो 0 है। तो अगर आप हीटिंग इफेक्ट देखोगे तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, 0 से t/2 तक तो हीटिंग होगा, लेकिन जो अगला इंटरवल है t/2 से t तक, इसमें कोई भी हीटिंग नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो एब्सेंट है। अगर वोल्टेज, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मेंटेन किया तो करंट कहां से होगा भाई साहब। अच्छा, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर V नॉट कांस्टेंट है मतलब इससे बनने वाला जो करंट होता वो भी क्या होता, I नॉट होता, कांस्टेंट होता। सेम रेजिस्टर R में फ्लो करा रहे हैं, और यहां पर आप क्या करोगे, कितने टाइम तक है, तो अगर एक छोटा सा वैल्यू अगर मैं छोटे से टाइम dt पे कैलकुलेट करता, अब I नॉट R जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल दो तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आई आर एम एस का स्क्वायर आर इंटू टी जो है वो आ रहा है आई नॉट आर, और dt का इंटीग्रेशन पुट करोगे 0 से t/2 तक, तो ये वैल्यू हो जाएगा t/2।
जो भी कैंसिल होना है, जो भी कैंसिल होना है वो कैंसिल आउट कर दो। आर टी, आर टी गायब कर दिया सर। तो आई आर एम एस का वैल्यू जो आ रहा है वो आ जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। तो अगर आई आर एम एस आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 है तो वी आर एम एस भी क्या होगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई √2। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट and voltage in a pure resistor circuit is best represented by। प्योर रेजिस्टर सर्किट में क्या होता है पता होगा तुम्हें शायद, कि प्योर रेजिस्टर सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज लैग नहीं होता। मतलब जिस समय वोल्टेज अपने मैक्सिमम पर होगा उस समय करंट भी अपने मैक्सिमम पर होगा। तो ध्यान से देखते हैं कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए से अगर स्टार्ट करोगे तो देखो ऑप्शन ए में वोल्टेज का फेज लीड कर रहा है, करंट पीछे चल रहा है। पहले अगर देखोगे तो वोल्टेज पहले अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा, करंट बाद में अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी अगर देखोगे तो दोनों जीरो से स्टार्ट करें, साथ साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, फिर जीरो, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर जीरो एंड सो ऑन। तो मतलब ये फेज में लग रहे हैं, इन फेज है दोनों से। ऑप्शन सी में भी फेज डिफरेंस दिख रहा है, ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है। और ऑप्शन डी में अगर देखोगे तो देखो एक एक पॉजिटिव हाफ की तरफ बढ़ रहा है, एक नेगेटिव हाफ की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये एक इधर भाग रहा है, एक इधर इधर भाग रहा है। तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 180 डिग्री का होगा। तो इन फेज ये भी नहीं हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इस केस में द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पेज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अब दुनिया थोड़ी बड़ी कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 28 अगर आप देखोगे तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 28? क्वेश्चन नंबर 28 में ऐसा बोला गया है, इन केस ऑफ एन इंडक्टर। देखो आप ये याद रख सकते हो, सी आई वी आई एल। सी आई वी का मतलब होता है फॉर कैपेसिटर करंट विल लीड वोल्टेज, और वी आई एल का मतलब होता है वोल्टेज लीड करंट इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर। ठीक है, तो अपन इंडक्टर को देख रहे हैं तो वी आई एल देख रहे हैं, मतलब वोल्टेज क्या करेगा, करंट से π/2 लीड करने वाला है। वोल्टेज लैग होता नहीं है, वोल्टेज लीड द करंट बाई π/2, ये आंसर हो गया यहाँ पर। वोल्टेज लीड द करंट बाई π/3 गलत है, ये आरसी सर्किट आरएल सर्किट में हो सकता है। वोल्टेज लीड बाई करंट बाई π/4 ये भी गलत है, ये आरसी आरएल सर्किट में होगा। तो वो हम नहीं देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 में आते हैं, which of the following graph represent the correct variation of inductive reactance XL with omega with frequency। अच्छा ये यहाँ पर ना ये फ्रीक्वेंसी है न्यू। अच्छा हम क्या जानते हैं कि XL जो है सर वो होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू L। तो XL जो है वो तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। अगर ये XL और V के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है? ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट if the frequency of AC source is doubled then its capacitive reactance will be। देखो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। अब अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दोगे तो एक्सी का वैल्यू हाफ हो जाएगा ना। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को 2 गुना किया तो एक्सी का वैल्यू हाफ हो जाएगा। इन तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डबल, फ्रीक्वेंसी को 2 गुना किया जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा वो आधा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये सब तो थोड़े आसान आसान क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्टली अगर किसी को याद होगा तो वो कर सकता है। सिर्फ याद रखने वाली बात है, थोड़ा बहुत तो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। हर जगह दिमाग लगाने नहीं बैठते, हर जगह बिरबल बादशाह नहीं बनना है। तो क्या करेंगे, कहीं कहीं पर थोड़ा चतुराई दिखाएंगे और वो कुछ कुछ बातें याद रख लेंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 31 अगर देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी देखो अभी तो हमने बोला था ना कि एक्सी का जो वैल्यू है वो 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस है। तो अगर एक्सी फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ इस तरह का दिखता है। तो ऑप्शन सी जो होगा 31 का वो करेक्ट आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 32 अगर देखा जाए, इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज, ठीक है, एलिमेंट्स जो है वो सीरीज में है और ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमें कनेक्ट करना है, द करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। देखो देखो देखो, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है मतलब इंपीडेंस वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना कम आप इंपीडेंस प्रोवाइड कराओगे उतना ज्यादा करंट होगा। और अगर आपको Z का वैल्यू कम कराना है, अगर फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से आपको Z का वैल्यू कम कराना है, तो डेफिनेटली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो Z, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता था, वही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था ना फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पर अगर आपको ये बोला गया है कि करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, मतलब कैपेसिटर तो होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर लाइकली टू कंस्टिट्यूट द सर्किट? ओनली रजिस्टर। रजिस्टर का तो फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है, कितना भी फ्रीक्वेंसी कर दो रजिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टर एंड इंडक्टर ये गलत हो जाएगा। अगर करंट समय के साथ डिक्रीज हो रहा होता, जेड का वैल्यू डिक्रीज हो, अगर करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा तो जेड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा होता, तब की ये कहानी होती। रेजिस्टर एंड कैपेसिटर ये हो सकता है, रेजिस्टर और कैपेसिटर अगर कनेक्टेड होगा तो आप जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ाओगे, जेड का वैल्यू जो है वो करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, यही है ना। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो Z का वैल्यू कम हुआ, Z का वैल्यू कम हुआ तो करंट बढ़ गया। बिल्कुल 32 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट द मैक्सिमम पावर डेसिपेशन इज ऑब्जर्व? ऐसा कौन सा सर्किट है जिसमें मैक्सिमम पावर का डेसिपेशन होगा? तो मैक्सिमम देखो, पावर डेसिपेट कौन करता है? सर्किट में पावर डेसिपेट करने का काम रेजिस्टेंस का ही है। वो रेजिस्टेंस ही है, वो बिगड़ा हुआ बच्चा रेजिस्टेंस ही है जो क्या करता है, एनर्जी को डेसिपेट करता है। बाकी कैपेसिटर और इंडक्टर तो बहुत ही सुधरे हुए बच्चे हैं, वो एनर्जी को क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। तो प्योर कैपेसिटर सर्किट ना भाई ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट ना भाई ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हाँ भाई हाँ। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले दुनिया थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, हाँ, और दुनिया थोड़ी साइड भी करनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। इन सीरीज LCR सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज। देखो ये याद रखने वाला बात होता है, करंट इधर अगर दिखाते हो तो जिधर करंट होता है उधर VR होता है, ठीक है। फिर करंट से π/2 लीड कराना होता है VL को, और करंट से π/2 लैग कराना होता है VC को। अब अगर मान लो VL का वैल्यू ज्यादा है VC के कंपैरिजन में, तो ये VL माइनस VC इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये रिजल्टेंट ऐसा कुछ बनता है। फेजर डायग्राम थोड़ा बहुत अगर आपको आता हो। अब जिधर करंट होता है उस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रेजिस्टेंस है, जिधर VC है उस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड XC होता है, जिधर VL है उस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड XL होता है। तो ये हो जाएगा XL माइनस XC और R। और जिधर XL माइनस ये जिधर ये रिजल्टेंट होता है Z, इसको इंपेडेंस बोलते हैं, और इधर ही V नेट होता है। तो करंट इधर है, V नेट इधर है, अगर तो हम क्या बोलेंगे, XL माइनस XC बाई R बोल दो, या क्या हो जाएगा tan फाई अगर आप कैलकुलेट करोगे तो XL माइनस XC बाई R, या अगर XC का वैल्यू ज्यादा होता तो XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R। तो tan फाई जो है XL माइनस XC बाई R ये हो सकता है, प्लस प्लस होगा नहीं, ये बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो गलत है। तो ये फेजर डायग्राम अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैंने मेरे चैनल में पढ़ा रखा है फेजर डायग्राम, वहां से आप ये देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35। In a series LCR circuit, the voltage across an inductor, capacitor and a resistor are 20 volt, 20 volt, 20 volt। देखो इन्होंने क्या बोला कि VR का वैल्यू रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट्स का है, इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट का है, और कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो भी 20 वोल्ट का है, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज। देखो ये वाला वेक्टर जितना पॉजिटिव है ये वाला वेक्टर उतना ही नेगेटिव है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, V नेट जो है वो VR के डायरेक्शन में होने वाला है, और जिधर VR होता है उधर ही तो करंट होता है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट विल बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इंपेडेंस इन सीरीज LCR सर्किट। देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब हो गया
रेजोनेंस हम ऐसा बोलते हैं ना कि अगर ओमेगा एल का वैल्यू 1/ओमेगा सी के बराबर हो जाए, या अगर एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाए, इस कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं। इस अगर एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल है, इंपेडेंस का जो फॉर्मूला है सर वो तो है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अगर एक्सएल और एक्सी का वैल्यू सेम है तो ये पूरा तो गायब हो गया। तो तुम अगर देखोगे तो Z जो है वो अपने मिनिमम वैल्यू R के बराबर हो जाता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में द इंपेडेंस इन LCR सर्किट इज मिनिमम। 36 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये सब कंडीशन है, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इन सीरीज LCR सर्किट। अरे भाई साहब, अगर Z का वैल्यू मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा। तो सीधा सीधा बोल देंगे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में करंट जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वालिटी फैक्टर एंड पावर फैक्टर बोथ हैव द डायमेंशन ऑफ। देखो पावर फैक्टर ये क्या है, ये तो रेशियो है ना। पावर फैक्टर रेशियो है, तो रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो टाइम का डायमेंशन है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है, वर्क का डायमेंशन, एंगल का डायमेंशन नहीं होता। एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल का डायमेंशन ये मतलब क्वालिटी फैक्टर और पावर फैक्टर का जो डायमेंशन होगा वो एंगल के डायमेंशन से मैच कर जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 39, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट है, ऑफ ऑसिलेशंस इन LC सर्किट इज गिवन बाय। LC सर्किट में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कैसे लिखते हैं? देखो LC सर्किट में क्या हो जाता है, XL इज इक्वल टू XC नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन। अच्छा, LC सर्किट में हम क्या करते हैं ना, LC सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के जैसा ही होता है। ये LC ऑसिलेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप याद रख सकते हो, नहीं तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वही वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन सर्किट भी होता है। तो 1/2π√LC। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मर में 2 कॉइल होते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस तो काम नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस तो नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ऐसा कुछ तो हमने सर पढ़ा नहीं है, पता नहीं है होगा नहीं होगा, नहीं पता, देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये तो पढ़ा है सर। म्यूचुअल इंडक्टेंस बचपन से ही ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया था और म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी बताई गई थी सर वहां पर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल, नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ये बोलता है कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो इज नॉट द कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है। तो 40th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो तुम अगर देखोगे तो ये जो सारे क्वेश्चंस है, अब ये क्वेश्चंस मैंने खुद से तो बनाए नहीं है, कहीं से मेरे को नेट से मिला है तो मैंने उसी को मैं डिस्कस कराने बैठ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन, अब बोर्ड्स देखो, बोर्ड्स अपना लेवल बहुत ज्यादा नहीं कर देता। बोर्ड्स ये चाहता है कि बच्चे पास हो, बोर्ड्स ये चाहता है कि बच्चों के मार्क्स आए, ठीक है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि बच्चों को फील गुड वाली फीलिंग आए, तो वो उनको जम जम के मार्क्स देती है। तो इतने इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेसिक क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक में थरो, अगर आप अपना एनसीईआरटी बुक रखोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ये बोलते हैं कि आउटपुट जो होगा, आउटपुट पावर जो होगा, पावर आउटपुट और पावर इनपुट जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अब पावर आउटपुट मतलब हो गया वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी, इसका वैल्यू होगा वोल्टेज इन सेकेंडरी इनटू करंट इन सेकेंडरी के बराबर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता था, अगर आपको टर्न रेशियो पता होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ऐसे बोलते थे कि V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी, ये वैल्यू डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्न रेशियो, ठीक है। तो यहां पर अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपको बनाना है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है, इसका मतलब सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न आपको कम रखना पड़ेगा कंपेयर टू नंबर ऑफ प्राइमरी। तो आप ऐसा भी पढ़ सकते हो। और अगर देखो ये रिलेशन से अगर देखोगे तो VP अपॉन VS का जो रेशियो है, VP अपॉन VS का रेशियो ना, ये IS अपॉन IP के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे ना तो आप ऐसा बोल सकते हो कि IS अपॉन IP इज NP अपॉन NS। अब यहां पर देखो, अगर NP का वैल्यू ग्रेटर है NS से, मतलब ऐसा बोल सकते हैं NP इज ग्रेटर देन NS, मतलब IS विल बी ग्रेटर देन IP।
तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, विच इज कांस्टेंट फॉर बोथ द कॉइल इज, करंट कांस्टेंट है नहीं, देखो करंट चेंज होता है, तुम अगर वोल्टेज को चेंज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट चेंज होगा। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, पावर इन द कॉइल, ये सबसे जानदार आंसर है, पावर इन द कॉइल। पावर क्या होता है, इनपुट, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, if the RMS current in a 50 hertz AC circuit is 5 ampere, RMS वैल्यू उन्होंने बता दिया, RMS वैल्यू कितना है, RMS वैल्यू जो है सर वो है 5 एम्पियर का। द वैल्यू ऑफ द करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0 इज, देखो मैं करंट का इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूँ क्या, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, मैं करंट का इक्वेशन सिंपल रख रहा हूँ, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो t इक्वल्स टू 0 में क्या होता है, इसका वैल्यू अगर देखोगे तो 0 हो जाएगा। तो इन्होंने ये पूछा है कि अगर एक 50 हर्ट्ज और 5 एम्पियर आरएमएस वाला मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो 1/300 सेकंड के बाद 0, जब उसका वैल्यू 0 था, तो यहाँ पर देखो t इक्वल्स टू 0 अगर पुट करोगे तो करंट 0 है, तो 0 के बाद 1/300 सेकंड के बाद इसका क्या वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करना है। तो आप I लिखो, अच्छा I नॉट को क्या लिखोगे, अगर I RMS गिवन है तो I RMS में अगर √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो I नॉट हो जाएगा सर। साइन ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना था, 50 का फ्रीक्वेंसी है, और समय इन्होंने कितना बोला है लेने को, 1/300। इसको और ये सॉल्व करोगे तो ये π/3 है। अब साइन π/3 मतलब 60 होता है ना, साइन 60, साइन 60 है सर √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ रहा है 5√3 डिवाइडेड बाई √2। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ये रूट वाला है, ये गायब हो गया है, ये ऑप्शन मैच करेगा 5√3, इसका रूट इधर आ गया है 5√3 डिवाइडेड बाई √2 एम्पियर। तो 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन ना आपने एसएचएम में भी सॉल्व किया होगा, एसएचएम में ऐसे क्वेश्चन आते थे कि कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट इतना होगा वो बता दो, बस क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, an alternating current generator has an internal resistance Rg and an internal reactance Xg, ठीक है, एक जनरेटर है, करंट जनरेटर है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू Rg का है और रिएक्टेंस वैल्यू Xg का है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू अ पैसिव लोड, पैसिव लोड मतलब क्या होता है ना, ये जो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आप ये सब कनेक्ट करते हो उसको हम पैसिव लोड बोलते हैं, consisting of resistance Rg and reactance XL, ये जो पैसिव लोड है वो Rg उसका रेजिस्टेंस वैल्यू और XL उसका रिएक्टेंस वैल्यू। फॉर मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द जनरेटर टू द लोड द वैल्यू ऑफ XL इज इक्वल टू, यहाँ पे ये याद रखने वाली बात होगी, मैक्सिमम पावर डेसिपेशन तब होता है जब ये जनरेटर का रिएक्टेंस वैल्यू, जनरेटर का रिएक्टेंस वैल्यू और ये जो पैसिव लोड है इसका रिएक्टेंस वैल्यू का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में ये याद रखने वाली बात है, उस केस में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो पावर वैल्यू होगा, पावर जनरेटेड, जो पावर जनरेट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अपने से क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ एक्सएल, द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू, तो एक्सएल का वैल्यू माइनस ऑफ एक्सजी के इक्वल होना चाहिए। तो ये 43 नंबर क्वेश्चन जो है वो याद रख लेंगे थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, क्वेश्चन नंबर 44। What's there in question number 44? When a voltage measuring device is connected to AC mains, voltage measuring device को AC mains में अगर connect करेंगे, the meter shows the steady input of 220 volt. This means input voltage cannot be AC voltage but a DC voltage. Maximum when a voltage measuring device is connected to AC mains, AC mains में हमने अगर एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस को कनेक्ट किया और मीटर जो है वो स्टेडी अगर शो कर रहा है 220 वोल्ट का स्टेडी, तो वो एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220, ये तो नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम इनपुट नहीं है, वो आरएमएस वैल्यू अगर होगा तो, जैसे अगर एसी हो, एसी के केस में तो वो आरएमएस वैल्यू बताता है, तो ये तो होगा नहीं। द मीटर रीड्स वी बट एवरेज ऑफ वी स्क्वायर एंड इज कैलिब्रेटेड टू √v स्क्वायर, नहीं, द पॉइंटर ऑफ द मीटर इज स्टक
भाई सब ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। द इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी एसी बट अ डीसी वोल्टेज, यही आंसर सही लग रहा है। इनपुट वोल्टेज ऑप्शन सी क्या है, मीटर रीड्स वी, ठीक है, मीटर रीड जो है वो वी कर रहा है, बट एवरेज ऑफ वी स्क्वायर एंड इज कैलिब्रेटेड टू रीड, मीटर रीड्स नॉट वी बट एवरेज ऑफ वी स्क्वायर, ये सही लग रहा है भाई। एवरेज ऑफ वी स्क्वायर मतलब आरएमएस वैल्यू मेजर कर रहा है एंड इज कैलिब्रेटेड टू रीड, सॉरी सॉरी 44 का करेक्ट ऑप्शन ए क्या है, इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी एसी वोल्टेज बट अ डीसी वोल्टेज, नहीं एसी और डीसी दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन सी गलत लग रहा है, सॉरी ऑप्शन सी जो होगा वो सही है। देखो एवरेज ऑफ वी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एवरेज ऑफ वी स्क्वायर का मतलब तुमने क्या किया, मीन वैल्यू फाइंड आउट किया, और अगर उसका रूट फाइंड आउट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर, तो ये रूट मीन स्क्वायर ही तो आरएमएस वैल्यू है। तो अगर ये 220 वोल्ट आरएमएस दिखा रहा है मतलब ठीक है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस था, वो आरएमएस वैल्यू को मेजर, जो भी एसी वोल्ट मीटर्स होता है या एसी एमीटर्स होता है वो आपको आरएमएस वैल्यू मेजर करके बताता है, तो आप ऑप्शन नंबर सी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45 अगर देखेंगे, टू रेड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन LCR सीरीज सर्किट, विच सर्किट विद द जनरेटर, ठीक है, LCR सीरीज सर्किट का अपने को क्या करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम करना है, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ L इंटू सी। तो अगर हम क्या करेंगे, L और C का वैल्यू अगर कम कर पाए तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं। द जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस्ड, नहीं 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 वो सही तरीका नहीं लग रहा, जनरेटर फ्रीक्वेंसी क्यों रिड्यूस करेंगे, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल। देखो जब तुम दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो उस केस में क्या होता है, ये जो कैपेसिटेंस वैल्यू वो बढ़ जाता है ना, सीरीज में अगर होगा, तो अगर तुमने कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज करा दिया तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो सकता है। आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव, अगर तुम आयरन को रिमूव कर दोगे ना तो एल का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, एल का वैल्यू कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। द डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव, अगर कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कैपेसिटर अगर आप रिमूव करते हो तो उस केस में भी कैपेसिटर का वैल्यू कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी जो होगा बढ़ जाएगा, तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45 इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following combination should be selected for better tuning of an LCR circuit। अच्छा ये ट्यूनिंग वाले में क्या करना है, आपको ना क्वालिटी फैक्टर चेक करना पड़ेगा। अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला मेरे को याद है क्या, नहीं क्वालिटी फैक्टर का मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, मैं आपको ये सॉल्व करने का बता देता हूँ, या अगर मैं देख लूँ, एक मिनट रुक जाएंगे, एक मिनट रुक जाएंगे, एक मिनट रुक जाएंगे, क्वालिटी फैक्टर हाँ, ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर, ओमेगा नॉट एल डिवाइड सॉरी ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर। आप क्या करना, ये जो भी गिवन है उसमें ओमेगा नॉट एल सबके लिए ओमेगा नॉट एक जैसा मान लेना, और क्या करेंगे, ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट को 1/LC लिख सकते हैं ना, तो ऐसा लिख देना ओमेगा नॉट के प्लेस में Q इज इक्वल टू 1/√LC L अपॉन आर। इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा हाँ √L√C 1/R। अब सब वैल्यूज को पुट कर देना यहां पर और चेक करना कि किसके लिए जो क्वालिटी फैक्टर है, जिस सर्किट का क्वालिटी सबसे ज्यादा होगा उसकी ट्यूनिंग क्या होगी, सबसे बेहतर होगी, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये एक एक करके चेक करना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ओम, इंडक्टर मतलब एक्सएल का वैल्यू उन्होंने दे दिया 1 ओम का, एंड रेजिस्टर आर का वैल्यू उन्होंने दे दिया है 2 ओम का, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ टर्मिनल, ये इस तरह से कनेक्टेड है टू अ टर्मिनल जिसका आरएमएस वैल्यू हमें बता दिया गया है, जिसका आरएमएस वैल्यू कितना है, आरएमएस वैल्यू 6 वोल्ट का आरएमएस है। द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इज, अब देखो पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो अगर मेरे पास आर है और मेरे पास एक्सएल है तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, 4 प्लस 1, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा √5। अब इम्पिड ये जो पावर डेसिपेशन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ठीक है, ये cos फाई। अब IRMS के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, IRMS को तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना,
IRMS को लिख दो VRMS अपॉन Z, तो VRMS का स्क्वायर अपॉन Z इंटू cos फाई। अब देखो सब वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। VRMS क्वेश्चन में कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। Z का वैल्यू कितना है √5 है, और cos फाई होता है R अपॉन Z, तो 2 डिवाइडेड बाई √5, √5 मिलके 5 हो जाएगा, तो 36 इंटू 2 कितना होता है 72, 72 डिवाइडेड बाई 5 अगर करोगे तो 72 डिवाइडेड बाई 5 14.44, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करना आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, the output of a step down transformer is measured to be 24 volt when connected to 12 watt light bulb। ठीक है, पावर देखो दे दिया गया है, पावर जो आउटपुट पावर है वो 12 वॉट का है, और कितने वोल्टेज से हमने कनेक्ट किया, तो 24 वोल्ट से हमने कनेक्ट किया। तो आप ना करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। करंट ये क्या होता है, पी वी इंटू आई होता है, तो करंट अगर आप कैलकुलेट करोगे, पावर अगर V इंटू आई है तो पावर डिवाइडेड बाई V कर देते हैं, तो करंट का वैल्यू हाफ आ रहा है। अब ये कौन सा वैल्यू है, ये इसका RMS वैल्यू होगा। द वैल्यू ऑफ द पीक करंट इज, पीक करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, RMS में √2 मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 1/2 में √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√2, तो 1/√2 मतलब 48 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 49 देखते हैं। As the frequency of an AC circuit increases, the current first increases and then decreases। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, करंट अगर फ्रीक्वेंसी, हम क्या जानते हैं, प्योर इंडक्टिव अगर सर्किट होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल का वैल्यू बढ़ जाएगा, एक्सएल का वैल्यू बढ़ गया, इसका मतलब जो इंपीडेंस है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इंपीडेंस का वैल्यू बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में इंडक्टेंस बढ़, जो इंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा, इंडक्टेंस बढ़ गया मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बढ़ गया, या सर्किट का इंपीडेंस अगर बढ़ गया तो जो करंट वैल्यू है वो कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस में सीधा उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये बोल रहे हैं कि पहले करंट, पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पहले करंट जो था वो इंक्रीज हो रहा था एंड देन डिक्रीजेस, इसका मतलब सर्किट में कैपेसिटेंस भी होना चाहिए, सर्किट में इंडक्टेंस भी होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो कोई ऐसा है क्या, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 49 का ए, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रेजिस्टर एंड इंडक्टर नहीं, ये गलत बात है, रेजिस्टर एंड ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। ठीक है, वैसे एक रेजिस्टर भी होना चाहिए था, तो 49 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जान निकल गई भाई, अभी और कितने क्वेश्चन है पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। In an alternating current circuit consisting of elements in series, alternating current circuit consisting of elements in series, the current increases on increasing the frequency of the supply। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब Z के वैल्यू को कम होना है, तो Z का वैल्यू तभी कम होगा जब कैपेसिटर होगा सर्किट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर लाइकली टू कंस्टिट्यूट द सर्किट, ओनली रेजिस्टर, गलत बात है, रेजिस्टर को कोई लेना देना नहीं है फ्रीक्वेंसी से। रेजिस्टर एंड इंडक्टर, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से Z का वैल्यू बढ़ जाएगा, Z वैल्यू बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। तो अगर मुझे करंट का वैल्यू इंक्रीज कराना है तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। 50 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। Electrical energy is transmitted over large distances at high alternating voltage। हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इसलिए रखते हैं ना क्योंकि मेरे को करंट का जो लॉस है वो मिनिमाइज करना होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज अ लो करंट, फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज अ लो करंट। देखते हैं, लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस, ये बिल्कुल सही लग रहा है, लोअर करंट इंप्लाइज विच इज नॉट करेक्ट। अच्छा, लोअर करंट का मतलब होता है लेस हीटिंग लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी मेड थिनर, नहीं देखो अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन अगर आप कम कर दोगे, ट्रांसमिशन लाइन अगर आपने कम कर दिया मतलब थिनर कर दिया, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दिया मतलब करंट कम। यहाँ ये भी ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मेड थिनर, ट्रांसमिशन लाइन अगर थिनर है, एरिया अगर कम है, तो एरिया अगर कम हुआ मतलब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा मतलब करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोल सकते हैं ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी मेड थिनर। इट इज इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड
यूजिंग स्टेप डाउन, ये भी सही लग रहा है। फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज अ लोअर करंट, गिवन पावर लेवल देयर इज अ लोअर करंट। 51 पता नहीं क्या है। ट्रांसमिशन, देखो बी और सी तो 100% करेक्ट है, अपने को नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी मेड थिनर ओवर लार्ज डिस्टेंस एट अ हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ट्रांसमिशन लाइन थिनर होने चाहिए क्या? अगर ट्रांसमिशन लाइन थिनर होगा तो ही करंट कम होगा। फॉर अ गिवन पावर सप्लाई, इस वाले क्वेश्चन में ना ये ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी मेड थिनर, इसी का कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट है। फॉर गिवन पावर लेवल देयर इज अ लोअर करंट, पावर लेवल लोअर करंट रखते हैं ताकि एनर्जी डेसिपेशन कम हो, ये बात बिल्कुल सही है। लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस, ये बिल्कुल सही है। इट इज इजियर टू रिड्यूस द वोल्टेज एट रिसीविंग एंड यूजिंग स्टेप डाउन, ये भी बहुत ही सही बात है। ये ए बी डी सही बात है, तो गलत ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होना चाहिए यहाँ पर। ये मैंने एलिमिनेशन से किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 अगर आप देखोगे तो फॉर एन एलसीआर सर्किट द आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्राइविंग सोर्स टू ड्रिवन ऑसिलेटर, ड्राइविंग सोर्स से जो ड्रिवन ऑसिलेटर है पावर जो सप्लाई किया गया है उसका फॉर्मूला है I square z into cos phi. Which of the following is incorrect? The power factor cos phi greater than equal to 0, p greater than equal to 0. देखो I square ये पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव होगा, तो अगर ये cos phi का वैल्यू पॉजिटिव है तो पावर टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही। तो ये ऑप्शन ए तो करेक्ट है। क्या आप फाइंड आउट करना है? इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए तो करेक्ट लग रहा है। The driving force can give no energy to the oscillator, p equals to 0 in some cases। बिल्कुल, अगर ये cos pi का वैल्यू 0 हो जाए तो पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये भी सही लग रहा है। सी क्या है? The driving force cannot siphon out, siphon out मतलब बाहर निकालना, p less than 0 the energy out of the oscillator। ये जो ड्राइविंग फोर्स है कैनॉट साइफन आउट एनर्जी आउट ऑफ द ऑसिलेटर। देखो P 0 से कम कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो cos पाई अगर देखोगे R अपॉन Z है, R अपॉन Z हमेशा पॉजिटिव है, Z हमेशा पॉजिटिव है, आई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो पावर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कैनॉट साइफन आउट जो होगा वो बिल्कुल सही लग रहा है, मतलब डी गलत होना चाहिए। देख लेते हैं, द ड्राइविंग फोर्स कैन टेक अवे एनर्जी आउट ऑफ द ऑसिलेटर, ये गलत है। अगर ऑप्शन सी सही है तो अगर ऑप्शन सी में ये बोल रहे हैं कि ड्राइविंग सर्किट कोई एनर्जी बाहर नहीं निकाल सकता, तो ये तो गलत बात हो गया ना कि वो एनर्जी बाहर निकाल रहा है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और भी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं भाई साहब। तो ये हमने क्या किया है, एसी के कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, तो एसी की हमने एसी तेसी कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को लेके आते हैं, तो इसे इतना ही रहने देते हैं।